चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी कॉमर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो मेरी नेक्स्ट वन शॉट होने वाली है आपकी इकोनॉमिक्स की, जहां पर हम पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये चैप्टर क्या कंप्लीटली क्या कवर करने वाले हैं, जहां पे मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी आपको कंप्लीट करके दूंगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी यहाँ पे आज के सेशन में क्या कंप्लीट करके देने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस लेकर आओ, तो अगली कौन से चैप्टर पे मैं वन शॉट वीडियोस लेकर आओ, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। और ये वीडियो अपने 10 कॉमर्स वाले दोस्त, 12th कॉमर्स वाले दोस्तों का शेयर जरूर कर दो। और नीचे हाइप का बटन है तो हाइप जरूर करके जाना वीडियो, और ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो अब एक एक करके चीजें स्टार्ट करते हो, समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली है क्या चैप्टर में, ठीक है। अब चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। और एक चीज मैं बता दूं, हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल दिया है, नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो। जितने भी लेक्चर के अपडेट्स होते हैं, जितने भी हमारे लाइव सेशंस होते हैं, सारी चीजों के जो अपडेट्स होते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही साथ हमारे जीत बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे 1-to-1 करके सारी चीजें की आपकी कवर करवाई जा रही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम सभी से जानते हैं कि देखो, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी बन जाता है कि इकोनॉमिक्स मतलब होता क्या। जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जहां पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अनलिमिटेड रिसोर्स में एक अनलिमिटेड वांट कैसे एक ह्यूमन सेटिस्फाई करता है। इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, घर में पापा आपकी कमाते हैं, ठीक है, या फिर आपके घर की पूरी इनकम भी है। अब इनकम जो है वो लिमिटेड है, अगर महीने की 30,000 है तो 30,000 ही आएगी, 50,000 है तो 50,000 ही आएगी। लेकिन यहां पे अगर मैं टोटल वांट की बात करता हूं तो वो कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, बड़ ऑब्वियसली बात है ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करते हो वांट ज्यादा है तो वो कम सैलरी में है, ठीक है। कम सैलरी में मतलब लिमिटेड सैलरी में हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो हम कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं, इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा है, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा है, ये जो स्टडी है ना बहुत बड़ी है। तो ये पॉसिबल नहीं कि इकोनॉमिक्स को एक बार में पढ़ा जा सके। इस वजह से इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में क्या डिवाइड किया गया, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में क्या डिवाइड किया। पहला आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहां पे ध्यान दो, जो टर्म माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दो हिस्से हैं, ठीक है। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो ये जो टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड माइक्रो से, जिसका मतलब होता है स्मॉल या फिर अ पार्ट ऑफ थिंग। अब आप मुझसे पूछेंगे सर अ पार्ट ऑफ थिंग मतलब क्या होता है। किसी भी चीज का एक हिस्सा जो होता है, किसी भी चीज का एक पीस जो होता है, उसको हम लोग अ पार्ट ऑफ थिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये मेरे सर के बाल है, इन सर के बाल में से जब मैं एक बाल निकाल लूं तो मैं क्या निकाल रहा हूं, एक हिस्सा निकाल रहा हूं, अ पार्ट मतलब एक पार्ट निकाल रहा हूं। तो ये क्या होगा, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स कहां से डिराइव, मैक्रो जो टर्म है डिराइव हुआ वर्ड मैक्रो से, जिसका मतलब होता है लार्ज, मतलब टोटल एग्रीगेट। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ एक बाल की स्टडी कर रहा हूं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है, लेकिन जब मैं एक से ज्यादा बाल मतलब मेरे सर में जितने बाल हैं उन सभी की स्टडी कर रहा हूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा, मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। समझ में आ गया, इतना पार्ट क्लियर है क्या आप लोगों को। फिर आगे अब जो टर्म ये जो टर्म है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये यूज किसके द्वारा किया गया था, पहली बार यूज किया गया था ईयर 1933 में आपके नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नार फ्रिश द्वारा, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया। अब यहां पे ध्यान दें, अब सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने वाले हैं। अब यहां पे आप एक चीज समझो, देखो मार्केट में अगर मैं बात करूं कई सारे गुड्स बिकते हैं, कई सारी सर्विसेज हमें मिलती है, कई सारे सामान मिलते हैं। अब आप देखोगे हर एक गुड्स का, हर एक सर्विस का क्या होता है, कुछ अमाउंट होता है, कुछ प्राइस होता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस डिसाइड कैसे किया जाता है। अगर पार्ले जी बिस्किट का अगर 5 रुपया प्राइस रखा गया है तो 5 रुपया प्राइस किस हिसाब से रखा गया, मतलब क्या सोच के 5 रुपया रखा गया। अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया क्यों है, ठीक है। अगर एक फैक्ट्री, अगर वो फैक्ट्री अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है तो वो उतना ही गुड्स क्यों प्रोड्यूस कर रही है, उससे ज्यादा गुड्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रही है। तो ये सारी चीजों के बारे में ही हम कहाँ देखने वाले, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखने वाले हैं, कहाँ देखने वाले हम हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखने वाले हैं। समझ में आ गया। तो चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए थिंग। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक पिज्जा मैंने मंगाया, ठीक है, उस पिज्जा में से मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरे पिज्जा की स्टडी नहीं कर रहा, फिर मैं पूरा पिज्जा नहीं खा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पिज्जा में से एक पार्ट निकाल दे रहा हूं, मैं मतलब एक हिस्सा निकाल दे रहा हूं। जब वही चीज को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी पिज्जा को स्टडी नहीं कर रहे, पिज्जा में से सिर्फ हम एक स्लाइस या फिर मतलब एक टुकड़ा निकाल के हम क्या करें, उसको स्टडी करें कि इसमें क्या क्या मटेरियल्स लगे हुए, ये पकने में कितना टाइम लगा होगा, ठीक, कितने की वांट सेटिस्फाई करेगा। तो इस स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं। एग्जांपल और दे दूं,
जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरा देश है, पूरे देश में मैं पूरे देश की कमाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कंट्री की एक सिंगल सिटीजन, एक इंडिविजुअल सिटीजन की स्टडी की बात, इनकम की बात कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या कहलाता है, मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। एक स्कूल है, मैं पूरे स्कूल के बारे में स्टडी कर रहा हूं, सिर्फ एक सिंगल बच्चे की मार्क्स के बारे में स्टडी कर रहा हूं, तो ये क्या कहलाता है, मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। मतलब सीधी सादी भाषा में यही है, जब कभी भी हम क्या कहते हैं, हम सिर्फ एक बार में सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, मतलब सिर्फ एक चीज की स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये क्या बोला, डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ ए नेशनल इकोनॉमी, सही बात है। अब यहाँ पे एक पूरी नेशनल इकोनॉमी मतलब पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में से सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान की कमाई की स्टडी कर रहा हूँ, एक इंडिविजुअल फैक्ट्री की आउटपुट मतलब प्रोडक्शन की स्टडी कर रहा हूँ, एक इंडिविजुअल इंसान की एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, एक इंडिविजुअल कमोडिटी के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या कहलाता है, मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कहलाता है। समझ में आ गया। अब देखो, स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज, अब यही मैंने बताया, ये क्या करता है, ये जो इकोनॉमिक एक्शंस होते हैं ये इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में, कौन से इमोशनल बिहेवियर के बारे में पड़ेगा, नहीं, उसके इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में पड़ेगा कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो प्राइस बढ़ने का तो कितना खरीदता है, ठीक है, कम होती है तो कितना खरीदता है, ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पड़ेगा, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में पड़ेगा, साथ ही साथ अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस दे तो प्राइस कितनी रखनी चाहिए, साथ ही साथ उसको बनाने के लिए जो जो चीजें यूज हुए उनको कितना रिवॉर्ड मतलब उनको कितना पेमेंट करना चाहिए, इस चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कहते हैं। अब यहाँ पे अब डेफिनेशन दिया हमें, अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है मॉरिस डॉब के हिसाब से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है इकोनॉमी की। मतलब देखो सीधी सी बात है, आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा अपने क्लास 10th में, हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोप में, कोई भी लीव्स होती है, ठीक है, कोई भी अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी पार्ट है, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में क्या रखते हैं, रखने के बाद हम जब उसको जूम इन करते हैं तो जूम इन करने के बाद हमें क्या देखने मिलता है, हम पूरी की पूरी लीफ को स्टडी करते नहीं, पूरे के लीफ के बजाय हम क्या करते हैं, एक सिंगल सेल जो होता है उस लीफ में उसके बारे में स्टडी करते हैं, एक जो सिंगल एलिमेंट होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसी तरीके से एक जो नेशनल इकोनॉमी होता है उस पूरी की पूरी नेशनल इकोनॉमी को स्टडी नहीं कर रहा हूं मैं, सभी जितने इंडिविजुअल्स हैं उन सभी इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं स्टडी कर रहा हूं एक बार में, मैं क्या कर रहा हूं पूरा जूम इन करके सिर्फ उस पूरे इकोनॉमी में, पूरी एक कंट्री में सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में स्टडी कर रहा हूं, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब नाउ नेक्स्ट, स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी फील्ड में स्टडी करता है, इसी चीज को हम लोग क्या स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समझ में आ गया। चलो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला गया, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। सबसे पहली चीज ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट प्राइसिंग की प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने में क्या हेल्प करता है। क्या बोला गया है, देखो किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो हमेशा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मतलब दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला क्या आता है, पहला आता है डिमांड और दूसरा क्या आता है, सप्लाई। क्या, पहला आता है डिमांड, दूसरा क्या आता है, सप्लाई। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी भी गुड्स की डिमांड ज्यादा है, डिमांड फॉर एग्जांपल 50 है लेकिन सप्लाई 10 ही है, तो वहां पे उसकी प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब प्राइस उसकी ज्यादा रखी जाएगी, खरीदने वाले कम है लेकिन बेचने के लिए सामान जो अवेलेबल है वो क्या है, सॉरी खरीदने वाले ज्यादा है लेकिन जो बेचने के लिए सामान अवेलेबल है वो कम है। वहीं अगर कोई भी चीज है जो बेचने के लिए 50 अवेलेबल लेकिन खरीदने वाले 10 है, तो उसकी कमोडिटी की जो प्राइस रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इन दो फैक्टर्स पे क्या होता है, किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो डिसाइड होती है, और यही चीज हमें थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या बताता है। क्या बोला गया है, द प्राइस ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द टू मार्केट फोर्सेस। मतलब क्या किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो हमेशा दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला होता है डिमांड एनालिसिस, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। डिमांड मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक इंसान एक इच्छा व्यक्त करता है कि उसको वो गुड्स खरीदना है, साथ ही साथ वो रेडी भी उस गुड्स का अमाउंट जो है वो पे करने के लिए, ठीक है, और उतनी उसकी कैपेबिलिटी भी कि वो उतना अमाउंट पे कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। सप्लाई मतलब क्या होता है कि एक जो प्रोड्यूसर जितना माल मतलब जितने आइटम्स जितनी कमोडिटीज क्या कहते हैं अवेलेबल करवाता है मार्केट में क्या बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 100 यूनिट है, 100 में से जो प्रोड्यूसर है सिर्फ 50 यूनिट्स क्या कर रहा है, अवेलेबल करवा रहा है क्या बेचने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम 100 का सप्लाई बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे 50 का सप्लाई और 50 का क्या स्टॉक है। समझा, इतना क्लियर है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस किस पे करते हैं, डिमांड एनालिसिस पे। डिमांड एनालिसिस मतलब क्या होता है, कंज्यूमर का बिहेवियर, मतलब कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ने पे कंज्यूमर कितना खरीद रहा है, ठीक है, प्राइस कम हो रहा है तो प्राइस कम होने के बाद जो कंज्यूमर कितना ज्यादा खरीद कर रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। फिर आता है आपका क्या, सप्लाई एनालिसिस होता है। सप्लाई एनालिसिस मतलब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई कमोडिटी उसमें सप्लायर को जो प्रोड्यूसर उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, तो ज्यादा फायदा ज्यादा प्रॉफिट होने पर तो वो कमोडिटी कितना बेच
रहा है, ये एक चीज को सप्लाई बिहेवियर बोलते हैं। और किसी कमोडिटी पे अगर प्रॉफिट उसको कम हो रहा है, मार्जिन उसको कम मिल रहा है, तो कितना कम बेच रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई एनालिसिस बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो आपको बस याद रखना है कि किसी भी सिंगल प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक होता है डिमांड एनालिसिस और एक होता है सप्लाई एनालिसिस। फिर डिमांड एनालिसिस क्या होता है ये बताना आपको, फिर सप्लाई एनालिसिस क्या होता है ये बताना, बस दैट्स इट। फिर आता है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब आप बोलेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। सबसे पहली चीज, फैक्टर प्राइसिंग समझने से पहले आपको ये समझ जाना कि यहाँ पे फैक्टर्स बोला किसको गया है। यहाँ पे बात फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बोला गया। अब आप बोलेंगे सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी चीज बनाने के लिए क्या होता है कि हमें कुछ लोगों की या फिर कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, और ऐसी कोई भी चीज जो गुड्स को क्या प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक पिज्जा प्रोड्यूस करना है, तो पिज्जा प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए मुझे, सबसे पहली चीज पिज्जा शॉप को ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है, तो मुझे लैंड चाहिए रहेगा। साथ ही साथ अब मुझे क्या चाहिए, उसमें काम करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए रहेंगे, तो मतलब लेबर चाहिए रहेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, उन सभी को मैनेज करने के लिए पैसे चाहिए रहेंगे, तो मुझे मतलब कैपिटल चाहिए रहेगा, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह सब खरीदने के लिए, बरोबर। फिर उसके बाद एक ऐसा बंदा चाहिए रहेगा जो इन सभी एम्प्लॉयज को, इन सभी रिसोर्सेज को एक सिंक में ले सके, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी में क्या लेके जा सके, ताकि प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो सके। तो यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर चाहिए रहेगा। अब ये सभी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन में हेल्प करें, तो यही क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं, लैंड, लेबर, कैपिटल और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर, ये क्या होता है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। अब मुझे बताना, अगर कोई लैंड अपनी दे रहा है तो क्या फ्री में देगा, अगर कोई लेबर काम करने आ रहा है तो क्या फ्री में काम करेगा, अगर कोई अपने पैसे हमें दे रहा है यूज करने के लिए तो क्या फ्री में देगा, ठीक है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर आ रहा है तो बस क्या बिजनेस खोलने के लिए आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक बंदा जो आता है एक रिवॉर्ड के बदले आता है। मतलब अगर कोई इंसान अपना लैंड दे रहा है आपको यूज करने के लिए, तो वो उसके बदले क्या चाहता है, रेंट चाहता है। और कोई लेबर काम करने के लिए तो उसके बदले वो क्या चाहता है, वो वेजेस, मतलब सैलरी या वेजेस चाहता है, ठीक है। अगर कोई बंदा पैसे हमें उधार पे दे रहा है तो उसके बदले वो इंटरेस्ट चाहता है। और एंटरप्रेन्योर कोई काम कर रहा है, इन सभी को मैनेज करके चल रहा है, सब कुछ अपना दाव पे लगा रहा है, तो वो क्या चाहता है, वो प्रॉफिट चाहता है। तो यही चीज जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करने में, हेल्प समझने में हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये पता लगाने में हेल्प करता है कि अगर लैंड को अगर रेंट देना है तो कितना रेंट देना है, अगर लेबर को वेजेस देना है तो कितना वेजेस देना है, अगर कैपिटल को इंटरेस्ट देना है तो कितना इंटरेस्ट देना, और एंटरप्रेन्योर को अगर प्रॉफिट मिलना चाहिए तो कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये चीज हमें समझने में कौन हेल्प करता है, ये चीज समझने में हमें थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग का हेल्प करता है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। समझा? इतना पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आगे थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो, सीधी सीधी अगर मैं बात करूं, ये हमेशा ये कोशिश में लगा रहता है कि कैसे हम क्या कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे, मतलब ज्यादा से ज्यादा गुड्स कैसे प्रोड्यूस कर सके। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एफिशिएंसी देखो कभी भी कब अचीव हो पाएगी, जब रिसोर्सेज कम हो लेकिन उसमें से जो प्रोडक्शन हुआ है कंपेरेटिवली ज्यादा हुआ है, मतलब कम रॉ मटेरियल्स में जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे 3 एफिशिएंसी हमें पढ़नी है। पहला आता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जब हम लिमिटेड गुड्स में क्या अनलिमिटेड क्या प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम लोग एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन बोलते हैं। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब जो भी गुड्स हमारे पास प्रोड्यूस होकर आया है उन प्रोड्यूस को हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एफिशिएंसी इन कंजम्पशन क्या बोला जाता है, ठीक है। फिर ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, जिम देखो एक पर्टिकुलर गुड्स होता है, ठीक है, जैसे मिल्क है। अब उस मिल्क की अगर मैं बात करूं, उस मिल्क का कई सारा यूज होता है, उससे मिल्क शेक बनता है, कर्ड बनता है, योगर्ट बनता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लस्सी बनती है, छाछ बनता है, बहुत सारी चीज, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है, ठीक है। अब उस मिल्क से जब मैं देख रहा हूं कि मार्केट में जो कंज्यूमर्स है, जो लोग है, सिटीजन है, वो सबसे ज्यादा जो डिमांड करें वो मिल्क शेक की डिमांड करें। अब वो मिल्क से जब मैं सिर्फ मिल्क शेक ही बना रहा हूँ, ज्यादा मिल्क शेक बना रहा हूँ, बाकी सारे प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा हूँ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोलते हैं। मतलब जब कभी भी जो एक प्रोड्यूसर होता है वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि इकोनॉमी में जो गुड्स सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत है, लोगों की सबसे ज्यादा मांग है, जब उस गुड्स को ही प्रोड्यूस करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या बोला जाता है। क्लियर हो गया? Now next we are going to study about the features of the microeconomics। क्या हम फीचर्स जो है माइक्रोइकोनॉमिक्स का वो देखने क्या वाले हैं, तो तैयार हो? ठीक है, चलो इतनी चीजें मेरे ख्याल से समझी होंगी। अगर इतनी चीजें क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप जरूर कर देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज आता है फीचर्स। अब फीचर्स में सबसे पहले आता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट? देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टडिंग इंडिविजुअल थिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। सही बात है कि वो एक बार में सिर्फ एक चीज को पढ़ता है, वो 10 चीजों को पढ़ता है क्या? नहीं, 10 चीजों को नहीं पढ़ता है। इसी चीज को हम लोग स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट बोलते हैं। देखो क्या बोला गया है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक
इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, मतलब वो सिर्फ एक बार में सिर्फ एक गुड्स को पढ़ता है, सिर्फ एक बार में सिर्फ वो एक फैक्ट्री को पड़ेगा, वो सिर्फ एक बार में एक कंज्यूमर को पड़ेगा, एक बार में सिर्फ एक प्रोड्यूसर को पड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, इंडिविजुअल यूनिट बोला गया। फिर आता है प्राइस थ्योरी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि किसी भी कमोडिटी की या प्राइस को डिटरमाइन, मतलब प्राइस को पता लगाने में कि उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें यह भी हेल्प करता है कि उस गुड्स को, ठीक है, उस कमोडिटी को बनाने के लिए जो भी फैक्टर्स, मतलब जो भी चीजें यूज हुए उनकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, हाँ या ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प क्या कर रहा है हमें, चीजों की प्राइस क्या होनी चाहिए पता लगाने में, इसलिए इसको क्या बोला गया, प्राइस थियरी भी बोला गया। तो यही बोला गया, डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज नोन एज प्राइस थियरी। यही चीज मैंने अभी थोड़ी पहले समझाया कि ये क्या, जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है प्लस जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी प्राइस को पता लगाने में हमारी क्या हेल्प करता है, इसलिए इसको प्राइस थियरी भी क्या बोला जाता है। अब यहां पे अब आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। सबसे पहली चीज हम समझते हैं इक्विलिब्रियम मतलब होता क्या है। देखो सीधी सीधी बात करो, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बैलेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स, मतलब दो चीजें, दो चीजों के बीच में जब बैलेंस होगा तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये मेरा स्टाइलस है, ठीक है, अब यहाँ पे 40 किलो बैठा दो, यहाँ पे 40 किलो बिठा दो, तो बैलेंस होगा कि नहीं होगा, बड़ा ऑब्वियस बात है, बैलेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 40 किलो बैठा दूं और यहाँ पे 100 किलो बैठा दूं, क्या बैलेंस होगा, नहीं, ये बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर हाथी को बैठा दो और यहाँ पे डॉक्टर हाथी के भाई को बैठा दो, तो बैलेंस होगा, हाँ बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जब कभी भी दो फैक्टर्स के बीच में बैलेंस होता है, मतलब वो इक्वल होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इतना क्लियर होगा इक्विलिब्रियम मतलब क्या, देखो यहाँ पे लिखा भी है, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन दी टू फैक्टर्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पार्शियल इक्विलिब्रियम करता है, क्या बताया है, पार्शियल इक्विलिब्रियम करता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो वो कभी भी क्या करेगा, अब ये दो फैक्टर्स है तो ये दो फैक्टर्स के को नहीं पड़ेगा, अब उसमें से पार्शियल मतलब एक ही फैक्टर्स को स्टडी करके क्या चीजें लेके चलता है, ये पार्शियल स्टडी करता है, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही चीज की स्टडी करेगा, 10 चीजों की स्टडी नहीं करेगा। और अगर एक चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी का जो डिमांड अगर कम हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन होते हैं, प्राइस होता है, इनकम होता है, ठीक है, लोगों की टेस्ट होती है, हैबिट होता है, फैशन होता है, ट्रेंड होता है, टैक्सेशन पॉलिसी होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम या फिर ज्यादा होने की वजह बनती है, बरोबर। अब यहाँ पे ये क्या करे, सभी को पड़ेगा नहीं, उन सभी में से सिर्फ एक फैक्टर को स्टडी करके क्या चलेगा कि कमोडिटी के प्राइस, अगर कमोडिटी की डिमांड अगर कम हो रही है तो कम होने की वजह क्या है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उसने पढ़ लिया प्राइस कि हाँ देखो प्राइस बढ़ी, इस वजह से डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, प्राइस कम हुई इसलिए वजह से प्राइस डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या करता है, सिर्फ एक बार में एक चीज को क्या स्टडी करता है, क्लियर हो गया, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वापस से समझा रहा हूं, ठीक है। क्या बोला गया, बोला ये क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमेशा एक फंडामेंटल अजम्पशन से स्टडी होता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, क्या होता है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या फिर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एक कमोडिटी है तो उस कमोडिटी की जो प्राइस, अगर कमोडिटी की जो डिमांड है अगर कम या फिर ज्यादा हो रही है तो उसके पीछे कई सारी वजह हो सकती है। लेकिन मैंने क्या बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बार में सिर्फ एक चीज की स्टडी करता है, एक फैक्टर्स को लेकर स्टडी करेगा, और बाद में वो क्या देखेगा, बाद में वो ये मानता है कि जब वो स्टडी करता है एक फैक्टर के, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गुड्स है उसकी डिमांड कम या फिर ज्यादा हो रहा है, उसका वजह वो उसको प्राइस को मान रहा है, तो बाद में ये जब स्टडी करते टाइम ये मानेगा कि हाँ प्राइस में कम, प्राइस बढ़ने या फिर कम होने की वजह से इस गुड्स की डिमांड कम या फिर ज्यादा हुई है, और बाकी सारे फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल के हिसाब से के साथ ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है, इसलिए इसको जब भी कोई भी आप लॉ देखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से बिगिन होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसको हम लोग सेटिस पेरिबस भी क्या बोलते हैं। समझ में आ गया, आगे सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन लेजिस फॉर पॉलिसी, मतलब बोला गया है कि बाकी सारे, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए ये सारी चीजों में क्या वो समझता है कि कांस्टेंट, इसमें कोई भी चेंज हुआ नहीं है। फिर आता है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या होता है, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक पिज्जा है, ठीक है, अब वो पूरे के पूरे पिज्जा को माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है क्या, नहीं, वो पिज्जा में से एक स्लाइस को निकाल के स्टडी करता है, मतलब एक टुकड़े को निकाल के स्टडी करता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए वो क्या करता है, पूरी की पूरी चीजों को एक साथ नहीं स्टडी करता, वो उसमें से एक टुकड़ा निकालता है और एक टुकड़ा निकाल के फिर स्टडी करता है। इसी तरीके की स्टडी को क्या बोला गया यहाँ पे, स्लाइसिंग मेथड क्या बोला गया। अब यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, मार्जिन मतलब क्या होता है वो थोड़ा मतलब समझो। 10 यूनिट है,
10 यूनिट में जब एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा यूनिट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 50 रुपए की चीज है, 50 रुपए में आपने 5 रुपए और ऐड कर दिया, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट और ऐड कर दिया, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड जो हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन। मार्जिन मतलब क्लियर हो गया, मतलब जब भी एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड होती है उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक हूँ तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा आ गया, तो कितने का मार्जिन ऐड हुआ, एक का मार्जिन ऐड हुआ, तो इसी को जो मतलब मार्जिन मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट कितना ऐड हुआ, एक याद हुआ, तो इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। अब मार्जिनिज्म प्रिंसिपल क्या होता है, देखो मार्जिनिज्म प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये स्टडी करता है कि जब कभी भी किसी भी चीज में अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड होता है तो एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड होने की वजह से क्या चेंज होता है, ठीक है, क्या चेंज होता है और उसका क्या इफेक्ट होता है, इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनिज्म प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 800 गुड्स प्रोड्यूस होते थे, 800 गुड्स का चलो 100 गुड्स प्रोड्यूस होते थे, 100 गुड्स का प्रोड्यूस होने का जो कॉस्ट आता था वो 1000 रुपए आता था। कितना रुपए आता था, 1000 रुपए आता था। अब वहां पे अगर मैं बात करूं 100 गुड्स प्रोड्यूस होने का अगर 1000 रुपया यहाँ पे प्राइसिंग आ रही है, क्या आ रही है, 1000 रुपया प्राइसिंग आ रही है, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड, एक एक्स्ट्रा यूनिट और प्रोड्यूस किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, 1000 गुड्स है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 100 गुड्स, 1000 गुड्स को प्रोड्यूस, 100 गुड्स को प्रोड्यूस करने का कितना, 100 गुड्स को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो कितना आया, वो 1000 आया, समझ आया। तो जब मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट और ऐड करता हूं, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करने पे, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड होने पे तो कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है, कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगी, कितनी बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ेगी, तो मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड होने की वजह से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, जब ये हम स्टडी करते हैं तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनिज्म प्रिंसिपल बोलते हैं। इतना बात क्लियर होगा, मार्जिनिज्म प्रिंसिपल होता क्या है कि जब कभी भी एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड हो रही है, एक्स्ट्रा यूनिट ऐड होने की वजह से क्या हो रहा है, टोटल आउटपुट में या फिर टोटल चीजों में क्या चेंजेस हो रहा है, इस चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनिज्म प्रिंसिपल। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, अलग अलग तरह के मार्केट को क्या स्टडी करता है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इस तरह के। फिर आता है लिमिटेड स्कोप। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये इसका लिमिटेड है, मैंने बताया कि एक बार में सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, वो 100 यूनिट्स को स्टडी नहीं करता है, वो एक बार में सिर्फ इन्फ्लेशन को नहीं स्टडी करेगा, डिफ्लेशन नहीं स्टडी करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं स्टडी करेगा, पॉवर्टी नहीं स्टडी करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं स्टडी करेगा, पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं स्टडी करेगा। समझ में आ गया, इतना बात क्लियर है। आप इसको लर्न करने के लिए यूज कर सकते हो पापा की स्कूटर में आई लस्सी। क्लियर हो गया। अब अगला, अब यहां पे हमने ये तो समझ लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की खासियत क्या होती है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे क्या देख ली है। Now next what we are going to study, we are going to study about the importance of the microeconomics, और माइक्रोइकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों है, ठीक है, माइक्रोइकोनॉमिक्स किस लिए यूज आता है, इस चीज के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाला। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने समझ लिया ना, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादा टाइम जाएगा नहीं, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आता है। देखो सबसे पहले चीज प्राइस डिटर्मिनेशन। ऑलरेडी मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि किसी भी कमोडिटी या फिर कोई भी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी प्राइस कितनी होनी चाहिए ये पता लगाने में। फिर आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि एक जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो चलती कैसे है। अब आप बोलेंगे सर फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या होता है, देखो ऐसी कोई भी इकोनॉमी, एक ऐसा कोई भी रीजन जहां पे कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कब कब प्रोड्यूस करना है, इस चीज का जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट नहीं लेती, एक इंडिविजुअल बंदा खुद लेता है। तो उस तरह की इकोनॉमी को, उस तरह की पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या बोलते हैं। तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी को समझने में हेल्प करता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी काम कैसे करती है। इतना क्लियर हो गया। फिर आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है, जब कभी भी गुड्स जो होते हैं वो दो कंट्रियों के बीच में क्या होते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड क्या बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि आपके फॉरेन ट्रेड के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है वो समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टैरिफ रेट बढ़ता है, मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी अगर बढ़ती और कम होती है, तो उनके बढ़ने और कम होने की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ता है। अगर किसी भी कंट्री की अगर करेंसी जो होती है वो अगर स्ट्रांग हो रही है, मतलब उसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉलर है, डॉलर के लिए पहले $1 के लिए हमें 80 रुपया पे करना पड़ता था, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब $1 के लिए हमें कितना 90 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो अब एक पहले $1 के लिए 80 रुपया पे करना पड़ता था और अब $1 के लिए हमें 90 रुपया पे करना पड़ता है। तो क्यों पे करना पड़ता है, उस डॉलर की अगर वैल्यू बढ़ी है तो वैल्यू बढ़ने की वजह क्या है, क्या रीजन है, इसको हम लोग तो ये हमें कौन समझने में हेल्प करता है, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने में हेल्प करता है। इतना पार्ट क्लियर हो गया।
इतनी चीजें क्लियर है कि आप लोगों को? ठीक है, आगे अब आता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। क्या आता है आपका इकोनॉमिक मॉडल इकोनॉमिक? अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है उसको समझने में हमें हेल्प करता है। अब सबसे पहली बात होती है कि यहाँ पे मॉडल मतलब होता क्या है। देखो मॉडल मतलब यहाँ पे कोई ये नहीं होता है कि कोई फैशन शो वाला वो जो मॉडल होता है वो मॉडल ही होता है। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, सबसे पहली चीज है फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट जो डिसाइड कर रही है कि पेट्रोल का जो प्राइस है हमें बढ़ाना है, तो अब यहाँ पे वो ऐसे ही नहीं बढ़ा देती है, ऐसी वो अंधाधुन नहीं बढ़ा देती है। अंधाधुन बढ़ाने से पहले वो क्या करती है, सारी चीजों को स्टडी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा रही है तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ाने की वजह से डिमांड कितनी कम या फिर ज्यादा हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहले 90 रुपए पेट्रोल था तो 90 रुपए पे कितना लीटर पेट्रोल खरीदा जाता था पूरे कंट्री में या फिर पूरे एक रीजन में। फिर अगर मैं बात करूं अगर 100 हुआ तो कितना खरीदा जा रहा है, जब 110 हुआ तो कितना खरीदा जा रहा है, फिर 120 हुआ तो कितना खरीदा जा रहा है। तो ऐसे करके क्या बना लेगा, एक पूरा शेड्यूल क्या बना लेगा, पूरा एक डाटा बना लेगा। और डाटा बनाने के बाद क्या बनाएगा, एक ग्राफ बनाएगा। क्या बनाएगा, एक ग्राफ बनाएगा। ठीक है, उसी डाटा का एक ग्राफ बनाएंगे। फिर उसको स्टडी करेगा कि हाँ अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं तो प्राइस बढ़ाना क्या सही होगा या गलत होगा, इस चीज को समझेगा। तो ये चीज मतलब ये चीज समझने में हेल्प कौन कर रहा है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग हेल्प कर रहा है कि जहां पे वो जो ग्राफ्स हो गए, जो शेड्यूल हो गए, ठीक है, इसकी मदद से हम डिसीजन ले पा रहे हैं कि हाँ हमें जो प्राइस है वो बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर बढ़ाएंगे तो क्या फायदे हो सकते हैं, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो अगर बढ़ाएंगे तो क्या फायदे हो सकते हैं या फिर क्या नुकसान हो सकता है, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। इस चीज को हमें समझने में हेल्प करता है। समझा, बिजनेस डिसीजन। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थियरी होती है वो हेल्प करती है बिजनेस के जो क्रूशियल डिसीजन मतलब जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उसको समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो डिसीजंस होते हैं कि एक गुड्स को अगर बनाना है तो उसके लिए फैक्टर्स को कितना कितना अमाउंट देना चाहिए, साथ ही साथ गुड्स बनाने के बाद उसकी प्राइस कितनी रखनी चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए क्या नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, आउटपुट कितना हमें बढ़ाना मतलब प्रोडक्शन कितना बढ़ाना चाहिए कितना कम करना चाहिए, प्रॉफिट हमारा कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। इन सभी चीजों को समझने में और डिसाइड करने में हेल्प कौन करता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प करता है बिजनेसमैन को। ठीक है, यूजफुल टू गवर्नमेंट, सही बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है गवर्नमेंट को भी। क्या, आपके अलग अलग जो टैक्सेशन पॉलिसीज होती है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, उन सभी चीजों को क्या फ्रेम करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे पेट्रोल का दाम लिया कि गवर्नमेंट चाहती है कि अब पेट्रोल का दाम क्या बढ़े, तो पेट्रोल का दाम बढ़ाने के लिए पहले वो क्या स्टडी करेगी कि 90 लीटर था जो पेट्रोल, तो अब कितने लोग कितना लीटर बिक रहा था, जब 100 हुआ तो कितना बिका, जब 110 हुआ तो कितना बिका, जब 120 हुआ तो कितना बिका। जब इस चीज को स्टडी करिए, आप देख रही है कि हाँ पेट्रोल का प्राइस बढ़ने के बाद भी जो है लोग उतना ही खरीदे, डिमांड में कुछ भी असर नहीं पड़ा, तो वहां पे वो बेशक क्या करेगी, जो प्राइस होगी वो बढ़ाएगी, बरोबर। लेकिन हाँ अगर गवर्नमेंट ये देख रही है कि नहीं पेट्रोल का दाम बढ़ने की वजह से लोगों ने क्या किया, लोगों ने अब पेट्रोल की डिमांड क्या कम कर दिया, लोग पेट्रोल खरीद ही नहीं रहे, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में पेट्रोल का दाम बढ़ाएगी क्या, नहीं बढ़ाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो ओपन किया गया था वो लिकर शॉप ओपन किया गया था, और लिकर शॉप पे टैक्स दबा के लगता है, आपको मालूम है। ठीक है, उसके बावजूद भी अब पेट्रोल बोल रहा हूं, जो अल्कोहल था वो इतना महंगा मिल रहा था, महंगा मिलने के बाद भी जो लोग हैं उसको खरीद रहे थे, क्योंकि उनको एडिक्ट है, वो नशा उनका चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो खरीदेंगे तो उसकी प्राइस कितनी बढ़ जाए लोग फिर भी खरीदने वाले, उसकी डिमांड कम होने वाली क्या, नहीं कम होने वाली। तो गवर्नमेंट क्या उस पर दबा के टैक्स का लगा सकती है, उस पर कोई भी दिक्कत होने वाली ही नहीं है। हाँ लेकिन वहां पे एक चीज ऐसी देख रही है कि हाँ टैक्स बढ़ाने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ी है, लेकिन उसकी वजह से फिर लोग खरीद नहीं पा रहे, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस चीज पे वो उतना टैक्स लगाती नहीं है। फिर आता है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, हम एक कम रिसोर्स में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे ज्यादा ज्यादा रिजल्ट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये चीज समझने में हमें हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प करता है, और कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पप्पू फ्रेश फ्रूट्स एकदम बहुत गुड वाला समझ में आ गया, तो ये एक निमोनिक है जो आपको दिया हुआ, आप समझ सकते हो। ठीक है, डन, ये पार्ट पूरा क्लियर हो गया। नाउ next what we are going to start with the second part, that is your macroeconomics। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग यहाँ पे चीजें क्या समझने वाले, देखो जैसे मैंने बताया था आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जब कभी भी हम एक इंडिविजुअल चीज की स्टडी करते हैं, जब एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लेकिन जब मैं क्या कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी नहीं कर रहा, मैं टोटल मतलब जितनी चीजें उन सभी चीजों को एक साथ स्टडी कर रहा था, उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जब हम एक स्कूल में सिर्फ एक बच्चे के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो रहा है। लेकिन जब मैं स्कूल में जितने बच्चे उन सभी बच्चों के मार्क्स उनकी प्रोग्रेस के बारे में स्टडी करता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलता हूं। जब मैं देश में सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी कर रहा हूं, तो इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की स्टडी कर रहा हूं,
तो उसको मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलूंगा। जब मैं देश में जितने भी लोग हैं उन सभी के इनकम की स्टडी कर रहा हूं एक साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। समझ में इतना बात क्लियर है, ठीक है। तो यही बोला गया, इट एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी। ये क्या करता है, ये एक बार में सिर्फ एक चीज को नहीं या फिर एक टुकड़े को नहीं पढ़ता है, ये क्या करेगा, पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक साथ एनालाइज करता है। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट एसेट्रा। ये क्या करेगा, ये टोटल एम्प्लॉयमेंट को पढ़ेगा, मतलब देश में कितने लोग रोजगार, मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस वर्किंग पॉपुलेशन में से कितने लोग रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार है, ठीक है। देश की पूरी टोटल इनकम कितनी, मतलब नेशनल इनकम कितनी है, टोटल आउटपुट मतलब टोटल देश में कितना एक साल में कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब कितना हमारे देश में क्या इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसी चीज की स्टडी को क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है किसकी, एग्रीगेट्स की। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल स्टडी है, वो एक सिंगल चीज को नहीं स्टडी करता, वो टोटल चीजों को स्टडी करता है। इतना वर्ड क्लियर हो गया क्या आप लोगों को, इतनी चीजें क्लियर है, समझा ना। नेक्स्ट अगला आता है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या, वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज आता है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या आता है, इनकम एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला गया है कि एनालिसिस एक्सप्लेन्स व्हिच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमें ये चीज बोली गई है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एनालिसिस है ये समझने में हमें हेल्प करता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से देश की जो नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, पूरे देश की जो टोटल इनकम होती है उसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से जो देश की जो नेशनल इनकम बढ़ती या फिर कम होती है, देश में जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता या फिर कम होता है, इन चीजों को समझने में क्या हेल्प करता है। और ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से देश की जो इनकम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल देश की जो इनकम है वो कम होती है। अब जब इनकम कम होगी तो जो एक प्रोड्यूसर है अगर उसको कमाई कम हो रही है, तो पहले वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करता, तो क्या अभी भी 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, नहीं। अब अपने इनकम के हिसाब से करेगा, अब 10 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। अब 10 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो पहले 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसने 20 एम्प्लॉइज को रखा था, अब क्या वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए क्या 20 एम्प्लॉइज को रखेगा, नहीं, वो कम कर देगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही इनकम कम हुई तो प्रोडक्शन भी क्या कम हो गया, जब प्रोडक्शन कम हुआ तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ भी ये सारे जो फैक्टर्स है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, ये रिलेटेड है। तो यही चीज तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने में हेल्प करते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इनकम कम होता है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है, ठीक है, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन कम होता है, इन चीजों को समझने में हेल्प करता है। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब ये अगर हमें समझना है कि एम्प्लॉयमेंट जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे डिसाइड होता है या फिर कैसे पता चलता है, ठीक है, तो ये समझने के लिए हमें कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या समझना पड़ेगा। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। कंजम्पशन फंक्शन मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इनकम पे अगर इनकम बढ़ रही है तो इनकम बढ़ने पे तो एक पर्टिकुलर इंसान कितना कंज्यूम कर रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर इनकम अगर कम हो रही है तो कम होने पे इंसान कितना कंज्यूम कर रहा है, इस चीज की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट फंक्शन मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इनकम होने पे जो एक इंडिविजुअल इंसान है कितना इन्वेस्ट कर रहा है, और इनकम कम होने पे इंडिविजुअल इंसान कितना कम इन्वेस्ट कर रहा है, इस चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोलते हैं। तो यही चीज बोला गया है कि कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमें समझना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है क्या नहीं है। समझ में आ गया। बड़ा वैसी बात है, अगर लोग कंज्यूम ज्यादा करे तो बड़ा वैसी बात उनकी इनकम ज्यादा है, और कंज्यूम कम करे तो मतलब उनकी इनकम कम है। तो इससे हमें पता चलता है कि लोग एम्प्लॉयड कितने और कितने अनएम्प्लॉयड है। क्लियर हो गया। अब अगला आता है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। सबसे पहले चीज समझ लो कि जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या होता है। हमारे देश में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उन सभी गुड्स की जो एवरेज प्राइस होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं 5 गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एक गुड्स की प्राइस 10 है, एक की 20 है, एक की 30 है, एक की 40 है और एक की 50। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं तो देखो 50 ही हो गया, 40 10 क्या हो गया, 85 हो गया, 150। तो ये 150 है, 150। अब 5 गुड्स है तो हमें 5 गुड्स से 5 यूनिट्स हैं तो हम 5 से डिवाइड करें तो हमारा एवरेज कितना निकल के आएगा, हमारा एवरेज जो निकल के आएगा 30 का निकल के आएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जनरल प्राइस लेवल क्या डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे कि जितने भी गुड्स हमारे देश में प्रोड्यूस होते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में, तो वहां पे हमारे जो गुड्स हैं, ठीक है, हमारे जो गुड्स
गुड्स है, ठीक है, तो उसकी प्राइस कितनी उसकी जो जनरल प्राइस लेवल कितना बढ़ रहा है या फिर कितना कम हो रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या होता है, जब कभी भी हमारे देश में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस करें उनकी जो एवरेज प्राइस होती है उसको हम लोग जनरल प्राइस बोलते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या समझने में हेल्प करता है कि अगर ये जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने के पीछे की वजह क्या है, अगर ये कम हो रहा है तो इसके पीछे के कम होने की वजह क्या है, ये चीज समझने में हेल्प क्या करता है, और कैसे इसको इंप्रूव किया जाता है, कैसे इसको स्टेबल किया जाता है, ये भी चीजों की स्ट्रैटेजी का इंप्लीमेंट करता है। फिर आता है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज समझ लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। कि देखो फॉर एग्जांपल हमारे देश में एक पर्टिकुलर ईयर में 1000 यूनिट्स क्या हुई, प्रोड्यूस हुई, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में 1200 यूनिट प्रोड्यूस हुई। तो पहले साल की कंपैरिजन में दूसरे साल में गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हुआ कि कम प्रोड्यूस हुआ, ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। मतलब हमारी जब इकोनॉमी में जब क्या होगा, जब गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। समझ में आ गया। तो इसी चीज को हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग जब पहले से अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे, अच्छी जगह इलाज करा रहे, अच्छा पढ़ रहे, अच्छी रोड्स है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी देश में जब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है तो उसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बोलते हैं। समझ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होगा। इट कंसिस्ट ऑफ द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट एक्सप्लेन्स द कॉजेस ऑफ अंडरडेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक क्या कंसिस्ट करते हैं, दो थियरी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने ये चीज बता दी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। अब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स ये समझाता है कि अगर कोई भी कंट्री, जो कोई भी देश अगर अंडर डेवलप, अगर वहां पे डेवलपमेंट शुरू भी नहीं हुआ है तो शुरू ना होने की वजह क्या है, क्या रीजंस। अगर कोई देश गरीब है तो गरीब होने की वजह क्या है। अब अंडर डेवलपमेंट से डेवलप के रास्ते पे कैसे जा सकता है, देश में से गरीबी कैसे हटाई जा सकती है, इन चीजों की स्ट्रैटेजी भी क्या स्ट्रैटेजी भी कौन बताता है हमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताते हैं। अब आता है मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप बोलेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द नेशनल इनकम। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हमें क्या करता है, ये एक पूरे देश की जो नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम में रेंट कितना है, वेजेस का कितना कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये चीज समझने में हमें कौन हेल्प करता है, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है समझने में हेल्प करता है। और ये हमेशा ध्यान रखता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि जितनी भी देश की नेशनल इनकम हो उसमें वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, प्रॉफिट होगा, इन सभी को क्या प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। समझ में आ गया। अब आगे आते हैं, Now let's study about the फीचर्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब फीचर्स क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैंने ऑलरेडी बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक बार में एक चीज को नहीं स्टडी करता, एक बार में वो कई सारी चीजों को स्टडी करता है। वो एक बार में सिर्फ एक इंडिविजुअल इनकम नहीं स्टडी करेगा, वो एक बार में पूरे देश की इनकम को स्टडी करेगा। वो एक बार में सिर्फ एक फैक्ट्री में कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको नहीं स्टडी करेगा, पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको स्टडी करता है। ठीक है, वो एक इंसान की इंप्लॉयमेंट को नहीं स्टडी करेगा, पूरे देश की में कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, इस चीज को स्टडी करता है। और इसी चीज को हम लोग स्टडी ऑफ एग्रीगेट क्या बोलते हैं। फिर इनकम थियरी, अभी हमने देखा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे डील कर रहा है, वो डील कर रहा है कि हमारे देश की जो इनकम, वो कि जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम बढ़ने और कम होने की वजह क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ती या फिर कम होती, इन चीजों को स्टडी कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनकम थियरी भी क्या बोला जाता है। फिर आता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ऑलरेडी मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बैलेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स। और जनरल इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया कि अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक बार में सिर्फ एक फैक्टर्स को लेके नहीं स्टडी करेगा। वो क्या करेगा, अगर डिमांड अगर बढ़ रही है तो बढ़ने के पीछे अगर 10 वजह है तो 10 फैक्टर्स, उन 10 के 10 फैक्टर्स को लेके वो स्टडी करेगा। अगर 20 फैक्टर्स हो तो 20 के 20 फैक्टर्स को लेके क्या वो स्टडी करता है। फिर आता है इंटरडिपेंडेंस। मैंने बताया कि मैक्रो एनालिसिस टेक इनटू इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। ये अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे अगर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, मतलब जितने भी प्रोड्यूसर्स अगर उनकी कमाई कम होती है, ठीक है, लोग मार्केट में गुड्स खरीद रहे हैं तो उनको इनकम आएगी क्या, नहीं, इनकम नहीं आएगी। जब इनकम नहीं आएगी तो क्या वो पहले जितना प्रोड्यूस करते उतना प्रोड्यूस करेंगे, नहीं, तो आउटपुट भी क्या कम हो जाएगा। अब आउटपुट कम होगा तो पहले 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने 100 एम्प्लॉइज रखे, तो अब 20 यूनिट प्रोड्यूस करे तो क्या अभी भी 100 एम्प्लॉइज को रखेंगे, नहीं, वो सिर्फ 20 एम्प्लॉइज को रखेंगे और बाकी 80 एम्प्लॉइज को वो क्या कर देंगे, जॉब से निकाल देंगे। तो कैसे अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब जब अनएम्प्लॉयड हो गए तो यहाँ पे अगर बात करें जो एम्प्लॉइज है उनके पास सेविंग्स ही नहीं रहेंगी, तो वो सेविंग नहीं होगी तो क्या इन्वेस्ट कर पाएंगे,
नहीं तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो कैसे जो इनकम है, इनकम कम होने के जैसे आउटपुट पर असर पड़ा, आउटपुट कम होने के एम्प्लॉयमेंट कम होने के जैसे इन्वेस्टमेंट और प्राइस लेवल पे। तो देखो कैसे जो ये सारे जो वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड है, यही चीज हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे जो वेरिएबल्स एक दूसरे से लिमिट के कनेक्टेड है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास लंपिंग मेथड। सर नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लंपिंग मेथड? लंपिंग मेथड मतलब क्या होता है? देखो लंपिंग मेथड मतलब क्या होता है, जब कभी भी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, वो एक बार में एक टुकड़े को पढ़ता है, ठीक है, मतलब वो एक बार में एक टुकड़े को मतलब एक स्लाइस को पढ़े तो वहां पे वो स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या वो एक बार में एक टुकड़े को पढ़ाई करेगा? नहीं। क्या वो एक बार में सिर्फ एक पिज्जे के एक टुकड़े को स्टडी करेगा? नहीं, वो एक बार में जितना पिज्जा पूरे का पूरे पिज्जे को क्या एक साथ क्या खाएगा, एक साथ स्टडी करेगा। इसी चीज को हम लोग इस तरीके की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंपिंग मेथड क्या बोला जाता है। ग्रोथ मॉडल्स, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इट स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। अब यहाँ मॉडल्स, अब यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे ये हमेशा स्टडी करता रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसी कौन सी जिसकी वजह से देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ऐसी कौन सी चीजें जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कम या फिर ज्यादा हो रहा है, तो उन सभी चीजों को स्टडी करेगा। और सभी चीजों को स्टडी करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ मॉडल मतलब ग्राफ प्रेजेंट करने में हेल्प करता है, डाटा बनाने में हेल्प करता है, फिर उसके बेसिस पे डिसीजन लेने में क्या ये हेल्प होती है। फिर आता है जनरल प्राइस लेवल। ऑलरेडी मैंने बता दिया जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या होता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज करंटली हमारे देश में प्रोड्यूस किए जाते हैं उसकी जो एक एवरेज प्राइस होती है उसी को हम लोग जनरल प्राइस लेवल क्या बोलते हैं। फिर आता है पॉलिसी ओरिएंटेड। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, डिप्रेशन। मतलब यही बोला गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हमें सजेस्ट करता है, पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जो मंदी होती है, डिप्रेशन होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया है, इस चीज को समझने में हमें हेल्प करता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट टॉपिक, दैट इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो अब ये चीज हम लोग समझ स्टडी करते हैं। तो बेटा थोड़ा पानी पियो भाई। और सेशन कैसा लग रहा भाई बता दो फटाफट, चैट सेक्शन में बता देना, कमेंट में बता देना। और भाई दोस्तों यार शेयर जरूर कर देना यार, इतना वन शॉट लेकर आ रहा हो। ठीक है, पहला था फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें एक आइडिया देता है कि अगर जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी काम कैसे करती है, कैसे उसमें प्रोडक्शन काम होता है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन काम होता है, कैसे कंजम्पशन यूज होता है, इन चीजों को हमें समझने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमें ये भी चीजें समझने में हेल्प करता है कि जो टोटल वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जो टोटल वैल्यूज होती है वो कम या फिर ज्यादा या उसमें फ्लक्चुएशन होती है, तो फ्लक्चुएशन होने की वजह क्या है, और साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम है ये चीज हमें समझने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस मतलब क्या होता है, देखो कभी भी देखो बिजनेस होता है, वो बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, कभी बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा तो बिजनेस कभी बहुत ज्यादा खराब चलेगा। उसी तरीके से इकोनॉमी भी जो होती है वो हमेशा सेम नहीं चलती है, कभी इकोनॉमी बहुत अच्छी चलती है तो कभी इकोनॉमी बहुत खराब भी क्या चलती है। यही चीज हमें क्या समझने में हेल्प कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प समझने में हेल्प करता है कि अगर इनकम कम या फिर ज्यादा, या फिर आउटपुट कम या फिर एम्प्लॉयमेंट कम या फिर ज्यादा हो रही है, तो कम या फिर ज्यादा होने की वजह क्या होती है, और साथ ही साथ उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसकी जो सीरियसनेस है उसको कैसे रिड्यूस करना है, इस चीज को समझने में या फिर कम करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प करते हैं। नेशनल स्टडी, अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स करता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये समझने में हेल्प करता है कि नेशनल इनकम और सोशल अकाउंट्स की जरूरत क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नेशनल इनकम मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पूरे देश की जो कमाई होती है उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। सर नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोशल अकाउंट्स? देखो जब मैं सोशल अकाउंट्स की बात करूं, सोशल अकाउंट्स मतलब क्या कह रहे हैं, जो एक्टिविटी ऐसी की जाती है जो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे प्रॉफिट मोटिव से नहीं करते, लोगों के वेलफेयर के लिए करते हैं, तो उसको हम लोग सोशल अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसकी अकाउंटिंग हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल अकाउंटिंग क्या बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करूं, अगर हम नेशनल इनकम की स्टडी नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पिछले साल 100 करोड़ की कमाई हुई और इस साल हमारी 80 करोड़ की कमाई है, जब हम ये पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा ये जानने के लिए कि हमारे देश से नेशनल इनकम बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। ठीक है, अगर हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट ही नहीं किया कि पिछले साल 100 करोड़ हुआ, इस साल 80 करोड़ हुआ, तो नेशनल इनकम पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल क्या हुई, कम हुई, तो हम क्या करेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर पाएंगे? नहीं। हाँ, लेकिन मैंने स्टडी कर ली कि पिछले साल 100 करोड़ हुआ था, इस साल 80, मतलब कमाई कम हुई है, तो अब इसको बढ़ाने के लिए क्या मैं करूंगा, स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तो ये कब पॉसिबल, जब मैं नेशनल इनकम को स्टडी करूंगा तभी इकोनॉमिक पॉलिसी बना पाऊंगा। फिर क्या बोला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडवांस स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज।
सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। तो यही बोला है कि जो एडवांस स्टडीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये हमें समझने में हेल्प करती है ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से देश में पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, जो इनकम की वेल्थ है, डिफरेंसेस हमें क्या देखने मिलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में लोगों के। फिर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, देखो नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम बेसिकली हेल्प करता है हमें जो एस्टिमेट, एक अंदाजा लगाने के लिए इकोनॉमी काम कैसे करी या फिर इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करी। पिछले साल 100 करोड़ था, इस साल 80 करोड़ था, तो इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म की नहीं, मतलब खराब परफॉर्म की ना। तो ये हमें कैसे पता चला, हमें नेशनल इनकम के थ्रू पता चला। अब अगले साल 200 करोड़ कमा रही है, तो मतलब पिछले साल के, मतलब पहले साल की कंपेरिजन में दूसरे साल खराब की, लेकिन फिर तीसरे साल इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको और ग्रो करने के लिए हम क्या पॉलिसी बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये हमें जो इकोनॉमी की जो एक परफॉर्मेंस है वो भी पता लगाने में हमें क्या हेल्प करता है, कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गया। जब हम क्या करते हैं, हम जब अलग अलग साल की जो डाटाज होते हैं, जो इनकम होते हैं, जब उनको एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। फिर आता है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट। The main economic problems are related to economic variables such as behavior of total income, output, employment and general price level in the economy। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हमें इकोनॉमिक की वर्किंग को स्टार्ट समझना है कि कैसे इकोनॉमिक काम करती है, तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो अलग अलग वेरिएबल्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों को, मतलब और भी कई सारी चीजें हैं, इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। ठीक है। जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती है वो हमेशा इकोनॉमिक वेरिएबल से रिलेटेड होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जनरल प्राइस लेवल बढ़ रही है और कम हो रही है, तो बढ़ने और कम होने के पीछे की वजह क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और कम हो रहा है, तो उसको उसके पीछे कम या फिर ज्यादा होने की वजह क्या है, तो ये चीजें समझने में हेल्प करता है। फिर लास्ट आता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हमें ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हेल्प करता है ये समझने में कि जो जनरल लेवल एम्प्लॉयमेंट का वो कितना है, कि अगर जो वर्किंग पॉपुलेशन, आपको पता है हमारी पॉपुलेशन टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। ठीक है। पहला 0 to 14 ईयर्स, फिर 15 to 59 वाला और 59 एंड अबव वाला। तो यहाँ पे जो मेजर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कौन सी, 15 to 59 है। अब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है कि 15 to 59 में जितनी पॉपुलेशन है उनमें से कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड है तो कैसे एम्प्लॉयड है, और अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह क्या है, और फिर स्ट्रैटेजी भी सजेस्ट करता है कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है इनके पीछे तो क्या सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर मैंने वन शॉट आपको एक्सप्लेन कर दिया। होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। मिलता है हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।